हेलो एंड नमस्कार आप सबको। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आइए कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो सबसे पहली बात या जो पहला तरीका है जो अपनाना चाहिए किसी को, है ना, वो ये है कि आपको दो बातों का ध्यान रखना है। किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन को हल करने के लिए दो बातों का ध्यान। पहला, फिगर कैसे बनाएं, क्योंकि फिगर पर 50% क्वेश्चन हल हो जाते हैं। और दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि फिगर में फैक्ट्स को कैसे डिनोट करें। ठीक है, बहुत बड़ा सिंपल सा, मतलब बहुत ही बड़ा और सिंपल सा स्टेप है ना। बड़ा इसलिए बिकॉज इसी पर पूरा बेसिस है क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले फिगर की बात कर लेते हैं। फिगर कैसे बनाएं, तो फिगर बनाने के लिए दो बातों का ध्यान। नंबर वन, स्टेटमेंट को रिलेट कैसे करें, है ना। स्टेटमेंट को रिलेट कर लेना है फिगर से। जैसे जैसे स्टेटमेंट बोले वैसे वैसे फिगर बनाते चलना है ना, पहली बात। और कभी कभी फिगर आप स्टेटमेंट के अनुसार बनाओगे तो आप कुछ अनयूजुअल ड्राइंग भी कर सकते हो। तो दूसरा काम जो करना है वो ये करना है कि डेली लाइफ से रिलेट कर दो, तो वो भी काम नहीं होगा फिर। तो इन दोनों पर अगर चलोगे, यानी स्टेटमेंट से रिलेट कर दोगे क्वेश्चन को और दूसरा फिगर से रिलेट कर दोगे, तो फिर आपका फिगर अच्छा बनेगा और ऐसा बनेगा जिससे आपका क्वेश्चन हल हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि फैक्ट्स कैसे डिनोट करेंगे फिगर में, ये भी, और फिगर कैसे बना लेते हैं स्टेटमेंट पर करके और डेली लाइफ बेसिस पर। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जिससे हम आपको ये समझा पाएंगे कि किस तरीके से फिगर बनता है और उसमें कैसे फैक्ट्स जो होते हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ध्यान से। इफ़ ए टावर 30 मीटर हाई, क्वेश्चन देखो, इफ ए टावर 30 मीटर हाई कास्ट ए शैडो, क्या बना रहा है, शैडो बना रहा है। 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे 10√3 मीटर बना रहा है शैडो, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो देखो पहले हम फिगर पे बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक टावर, टावर हमने सीधा बना लिया, टावर वर्टिकल होता है सीधा, कितना मीटर, 30 मीटर। कास्ट ए शैडो, शैडो कहाँ बनाएगा, ज़मीन पर, और यहीं से शुरुआत होगा क्योंकि टावर का शुरुआत यहीं से है। जब आप खड़े होते हो धूप में तो आपका शैडो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके पैरों से, एकदम नज़दीक से, है ना। और आप कैसे खड़े होते हो, वर्टिकल, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी वर्टिकल, टावर, शैडो यहाँ पर नीचे, लंबाई उसकी कितनी, 10√3 मीटर। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। पता होगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और वो टॉप को देख रहा है ऊपर, और उसके आई से उस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलेंगे, या उसको किससे डिनोट करेंगे, आई साइट बोलेंगे, क्योंकि वहीं से वो देख रहा है उस टॉप को। तो ये आई ऑफ साइट हो गया, ठीक है, साइट ऑफ आई हो गया। और दूसरा जो है वो ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और साइट ऑफ आई के बीच में जो एंगल होता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जब वो नीचे से देख रहा है। और जब उस पर ऊपर से देखने लगेगा तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। ये आप जानते होंगे, ये तो बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर, वही किया, फैक्ट्स को लिखा। इसमें फैक्ट्स क्या था, टावर 30 मीटर लंबा है लिख दिया, शैडो 10√3 मीटर लंबा है ये लिख दिया। एंगल नहीं दिया हुआ था तो हमने क्या मान लिया, थीटा। तो ये भी एक फैक्ट हुआ कि भैया जहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है वहाँ पर आप एंगल की बात करें तो थीटा मान लो, हाइट नहीं दिया हुआ है एच मान लो, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है डी मान लो या एक्स मान लो, या जितने भी अल्फ़ाबेट हैं कुछ भी मान सकते हो। तो इन दो बातों पर आपको काम करना है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर फैक्ट्स आपके साथ हैं, है ना, आपके पास फिगर है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहला काम, ऐसे मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहला काम इसमें एक करना है कि आपको देखना क्या है कि दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। तो आप बोलोगे कि मुझे थीटा का वैल्यू चाहिए, बोलेंगे ओके ठीक है, दिया हुआ क्या है, तो ये पता होगा कि इसके सामने जो थीटा होता है, जो एंगल दिया रहता है, उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, पी, और जो एक बच गया वो बी, और 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको क्या बोला जाता है, एच। तो एच को पहचानने का दो नियम, एच सबसे बड़ा होगा, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा, नंबर वन। पहचान में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होगा, 90 के सामने वाला एंगल होगा, वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। समझ में आ गया होगा। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, ये दिक्कत आती है। तो कैसे पता करेंगे, तो वही गिवन क्या है, P और B गिवन है, P 30 है, B 10√3 है, तो इसी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। कौन आता है दिमाग में, tan थीटा, है ना। तो फटाक से tan थीटा लिखेंगे, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P और नीचे क्या होगा, B।
तो tan थीटा हमने लिखा, उसके बाद p के जगह पे हमने लिखा 30 और b के जगह पे लिखा 10√3। अगर इसको हल करेंगे तो 10 से ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/√3। आ गया इतना। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि किसी भी एंगल का वैल्यू 3/√3 तो हमने नहीं पढ़ा है, तो जब भी इस रूप में कोई वैल्यू आ जाए जिसके नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर रहे, मालूम होगा इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो रूट में हो और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। अगर ऐसा कोई आ जाता है तो उसको आप क्या कर दो, रेशनलाइज करो। 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा रेशनलाइज करने का नियम क्या है। डिनोमिनेटर में जो है उसी से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुना कर दो। तो हमने गुना कर दिया, तो 3 में √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3√3, और √3 में √3 से गुना होगा तो √9, और √9 का वैल्यू कितना होता है 3, 3 कट गया। यानी मेरा वैल्यू जो आया वो आया tan थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, लेकिन हमको तो थीटा का वैल्यू चाहिए, तो अब हम कंपेयर कर देते हैं। अब आपको वैल्यू पता होना चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू, अब बताइए tan का ऐसा कौन सा वैल्यू है ना, किस एंगल का ऐसा वैल्यू है जो √3 है। तो आपने पढ़ा होगा कि √3 जो होता है वो tan 60 का वैल्यू होता है। तो करना कुछ नहीं है, tan थीटा है वहां पे tan थीटा लिखना है। √3 किसका वैल्यू है, tan में, जो यहाँ पे होगा उसी से रिलेटेड, तो tan 60 का आपको पता होगा। फिर यहाँ पे लिखना है बाई कंपेयरिंग, कटाना नहीं है tan को tan से, और लिखना है थीटा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, यानी यही आपको तो निकालना था। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहला काम यही होता है कि आपको फिगर पे काम करना है, तस्वीर आपको अच्छा बनाना है। दूसरा, आपको फैक्ट बढ़िया तरीके से लिख देना है। और यहाँ पर थर्ड काम ये करना है कि जो गिवन है और जो आस्क्ड है उससे रिलेट करना है। गिवन यदि b और h रहता तो साइन लगाता, यदि b और h रहता तो कॉस लगाता, लेकिन था p और b तो हमने tan लगाया। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हम कॉट लगा सकते हैं, तो बिल्कुल कॉट भी लगा सकते हैं। तो कॉट लगाना होगा तो लगाइए कॉट, है ना, उसमें भी आंसर आ जाएगा। तो बातें समझ में आ गई। दूसरा सवाल है, उससे और आसानी से समझ में आपको आएगा कि फैक्ट्स फिगर में कैसे डिनोट करें, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है और अच्छा सवाल है जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। यानी जब 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था उससे ज़्यादा शैडो बनेगा जब 45 डिग्री सन का एंगल हो जाएगा। डेली लाइफ में भी यही होता है, जैसे जैसे सन डूबते जाता है वैसे वैसे हमारा शैडो बड़ा बनते जाता है। तो ये भी ट्रिक हो गया। ट्रिक क्या है कि बड़ा एंगल छोटा शैडो, छोटा एंगल बड़ा शैडो। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर क्या होगा। तो सबसे पहला काम, द शैडो ऑफ ए टावर बोल रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक टावर बनाएंगे। ठीक है, और बोल रहा है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, और जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। देखो 45 डिग्री हमने बना लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन तो नीचे से बनता है, बनाया हमने। सन यहाँ पर डिनोट कर देंगे बस, और क्या, नहीं भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था पहला क्वेश्चन में कि अब दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अच्छा, ये 60 डिग्री पे कुछ है यहाँ पे शैडो, और बोल रहा है 45 डिग्री पर 10 मीटर ज्यादा लंबा हो जा रहा है पहले से। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो गया सी, और ये हो जाएगा आपका डी। ये सवाल फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमको ये निकालना है, एच निकालना है। ठीक है, बातें इतनी आ गई दिमाग में आपको। तो देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता लोगों को, है ना, लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि फैक्ट्स को और फिगर को डिनोट करो साथ में समझ के स्टेटमेंट के साथ। क्या बोला उसने कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था तो 10 मीटर लॉन्गर शैडो बन रहा था पहले के मुकाबले। कब, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री, है ना। आया समझ में। अब इसको फिर हल कर सकते हैं आसानी से। कैसे हल कर लेंगे, तो आपको करना क्या है, इसमें दो एंगल यहाँ पर हैं, तो चलिए मैं आपको इसमें भी एक फैक्ट बता देता हूँ। जब आपको दो एंगल मिलेंगे इसका मतलब कि इसमें दो इक्वेशंस बनेंगे, एकदम आराम से। दो एंगल मतलब ये और ये, तो दो इक्वेशन, या ऐसे भी कर सकते हो दो ट्रायंगल तो दो इक्वेशन।
अब बोलोगे कि इसमें तो 3 गो ट्रायंगल है, बोले कौन कौन? एक ए बी डी, एक ए सी डी और एक ए बी सी बोला मैंने। ओके, मैं एक बार और कर लेता हूँ, ए बी सी, ए बी डी या ए सी डी बोलेगे इसमें तो 3 है। तो आपने तो बोला दो इक्वेशन, तो मैं बोल रहा हूँ इसमें 2 ही है मेन। बोले कैसे? तो भाई ऐसा ट्रायंगल चुनना है जिसमें 90 डिग्री जरूर हो, क्योंकि आप पूरा ट्रिगोमेट्री इसी पे पढ़ रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो आप ये चुन ही नहीं सकते हो। ए सी डी में बताओ कहाँ पे 90 है? कहीं नहीं है, तो ये तो चुनाएगा नहीं। 2 ही चुना सकता है, ए बी सी, बी 90 डिग्री हो गया और ए बी डी फिर से भी 90 डिग्री हो गया, तो चुनाएगा तो यही दोनों। ठीक, एक फैक्ट यहाँ पे ये काम करेगा। दूसरा क्या दिमाग लगाना है कि 2 ट्रायंगल हैं, है ना, तो इसमें 2 इक्वेशन लिखाएगा, आपने तो बताया, लेकिन कौन सा पहले लिखाएगा ये क्या हेल्प करता है? हाँ बिल्कुल कर देगा हेल्प। जो छोटा है उसको पहले लिख लो। जो छोटा ट्रायंगल है उसका इक्वेशन पहले लिख लो। छोटा ट्रायंगल कौन है बताओ? ए बी सी, तो लिख लो इन ट्रायंगल क्या ए बी सी, लिखा हमने। उसके बाद ए बी सी ट्रायंगल है, उसके बाद क्या इसमें लिखना था? मैंने क्या बताया था पहला क्वेश्चन में कि जो दिया हुआ है और जो निकालना है इस पर काम करना है, तो ये आपको निकालना है एच, और दिया हुआ क्या है आपका? इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपको इसमें ये दिमाग लगाना है कि एक चीज जो हमारे दिमाग मतलब दी हुई है वो है आपका एंगल, यानी कितना? 60 डिग्री। अब या तो हम ये भी निकाल सकते हैं, ये वाला हाइपोटेनस, या ये भी निकाल सकते हैं। तो इसमें दिमाग ये लगाना है कि दोनों ट्रायंगल में वो कौन सा है ऐसा साइड या कोई भी चीज जो दूसरे ट्रायंगल से रिलेट कर जाए। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें BC कहूं तो BC ही बाद में ना बड़ा होकर के BD बन जा रहा है, बोलो ना, तो इसका मतलब कि हम BC को लेंगे, नॉट AC को। देखो AC का रिलेशन इस वाले के साथ कुछ नहीं है, ABD के साथ सिर्फ ये है कि बीच में है और कुछ नहीं है, लेकिन BC का रिलेशन BD के साथ तो पूरा है, बिकॉज BD में कुछ परसेंटेज BC का भी है। ठीक है, तो इसमें हम कौन चुनेंगे? BC चुनेंगे। तो चलिए ये क्या हो जाएगा बताइए? एंगल के सामने ये क्या हो जाएगा? P, और ये क्या हो जाएगा? B। मैं सबका रीजन बता रहा हूं, ध्यान देना। तो अभी क्या होगा? tan एंगल दिया हुआ है 60, तो लिखा हमने 60। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H, तो लिखा हमने H, बिकॉज PH ही था। और यहाँ पर क्या है? नहीं दिया हुआ था, इसको मैं BC से डिनोट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। tan 60 का वैल्यू याद होना चाहिए, √3 होता है। ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा BC, क्रॉस गुना करो और क्या करोगे? हल कर लो सिंपलेस्ट फॉर्म में। H में 1 से करोगे तो H आ जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा? BC √3। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना। अगर ये √3 नीचे रहता तो रेशनलाइज करते, बट ऐसा नहीं था, इसलिए हमने इसको वैसे ही छोड़ दिया। हो गया इतना। दूसरा मैंने क्या बोला था कि 2 ट्रायंगल है मतलब 2 इक्वेशन, तो एक ट्रायंगल तो ये हो गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा? तो इन ट्रायंगल कौन? ABD, है ना, ABD चुन लेते हैं। तो क्या होगा इसमें? क्या लगेगा? फिर से वही, ये निकालना है मुझे, और ये 10 मीटर तो दिया हुआ है ना इसमें, सिंपल सी बात है, और इस 10 मीटर में ये भी शामिल होगा ना, क्योंकि मुझे ABD है लेना, तो ABD में तो ये पूरा BD लेना होगा, तो इसीलिए हम ये P हो गया और ये फिर से B ले लेंगे। यानी आप ये भी कर सकते हो कि इसमें जो आपने लिया है वही आपको इसमें लेना होगा, ये भी बात है। तो हम क्या कर लेते हैं? tan ले लेते हैं। tan कितना? tan ले लेते हैं कितना बताइए? 45, क्योंकि हमको पूरा लेना है, तो 45। और इसमें P कितना हो जाएगा? H हो जाएगा, है ना, H। और B कितना होगा बताइए? तो एक हो जाएगा BC और एक हो जाएगा 10। ठीक है, BC और ये 10, पूरा यही तो है ना, यहां से यहां तक 10 है, ये पूरा 10 नहीं है, तो BC + 10 हमने लिख दिया। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यहां तक आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। तो BC + 10 क्लियर है दिमाग में बातें? चलो बढ़िया। तो BC + 10 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे और हल करेंगे? tan 45 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 का वैल्यू कितना होता है बताओ? 1 होता है, ठीक है। और बराबर हो जाएगा H हो जाएगा, और नीचे क्या होगा? BC + 10 हो गया, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस गुना करेंगे तो H = क्या हो जाएगा? BC + 10, सिंपल सा, H = BC + 10। अब इसको हम क्या मान लेंगे? इसको 1 माने थे तो क्या मान लेंगे? इसको इक्वेशन 2। इसके बाद हल नहीं ना कर सकते हैं इसमें। अब देख लो साफ साफ, यही करना है आपको। LH एक तरफ, बराबर के एक तरफ एक जैसा कुछ ला देना है, ठीक है ना।
अब बराबर के एक तरफ एक जैसा कुछ आ जाएगा तो अपने आप दूसरा तरफ वाला बराबर हो जाएगा। कैसे? देखो, इसमें h बराबर इतना लिखा मैंने, इसमें h बराबर इतना लिखा, तो ये दोनों तो बराबर हुआ ना h। तो अगर ये दोनों LHS बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इक्वेशन में? फ्रॉम इक्वेशन क्या? फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे? BC√3 अब बराबर क्या हो जाएगा? BC प्लस क्या? 10। बोलो ना, सिंपल सा है। अब √3BC या BC√3 को दिक्कत नहीं है तो √3BC लिखा, इधर प्लस BC है तो क्या हो जाएगा? माइनस BC बराबर क्या हो जाएगा? 10। अब √3 क्या कर लेंगे? कॉमन, और उसके बाद √3 कॉमन नहीं लेंगे, BC कॉमन लेंगे ना इन दोनों में से। तो यहाँ पर कॉमन क्या हो गया? BC, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा -1 और इज इक्वल टू क्या? 10। अब यहाँ पे क्या आया वैल्यू? BC और उसके बाद √3 -1 इज इक्वल टू 10। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 10 बटा, क्योंकि ये गुना में है, देखो यहाँ पे गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा, √3 -1 है ना, इधर से इधर जाके भागा में आ जाएगा। और देखो फिर से ये क्या है? इरेशनल फॉर्म में है तो इसको रेशनलाइज करेंगे। कैसे तरीका आपने सीखा था? ये अगर माइनस में है तो सिर्फ प्लस में कर दो और बाकी सब वही लिख दो और रेशनलाइज कर दो। बस इसको हल करो, आपका वैल्यू आ जाएगा किसका? BC का आ जाएगा। ठीक है, अगर BC का वैल्यू आ गया तो फिर आपका H का वैल्यू आ जाएगा। देखो H बराबर क्या है? BC प्लस 10। तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना, चैप्टर में, कि भाई अगर आपका एक वैल्यू आ जाता है फिर आप पहले वाले इक्वेशन में जाओ। दो इक्वेशन बनाए थे ना, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से किसी में भी अब BC को रख दो तो आपका H का वैल्यू आ जाएगा। इसमें भी रख सकते हो, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, दोनों में जो आसान इक्वेशन लगे उसमें आपको रख देना होता है। तो मुझे लगता है कि आप अब इसको बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद तीसरा जो है वो क्या है, मतलब कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यूज करें, ये मैंने बता दिया आपको। गिवन क्या है, आस्क्ड क्या है, ये मेन होता है, इस पर आधारित होता है। तो ये 3rd नंबर फैक्ट था जो मैंने बताया। और उसके बाद जो ज़्यादा दिक्कत होता है ना, कंफ्यूजन वाला, दो एंगल में कंपेयर करने में दिक्कत हो जाती है ना। तो देखो करना क्या है, परीक्षा में जाओगे 2 कलम तो तुम्हारे पास पक्का होगा और उन दोनों से आसानी से हो जाएगी। पहले फिगर बना लेना अपने मन से और उसके बाद एंगल जब डिनोट करना होगा तब कलम दोनों निकालना और उसके बाद देखना जो ज़्यादा मुंह को खोले, है ना, मुंह कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे देखो ये मुंह बन गया, इधर से ऐसा, ये पूरा मुंह खुला हुआ इधर। तो ये जिसका बड़ा बनेगा वो बड़ा एंगल होगा। तो देख लो यहाँ पर, ये मैंने ऐसे रख लिया और ये मैंने ऐसे कर लिया तो ये 45 बना। अब मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, देखो आगे बढ़ाया मैंने, आगे बढ़ाया तो देखो ये छोटा हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि मैं वो सेम रख रहा हूँ। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा तभी जाकर के ये क्या होगा? 60 होगा। आया, पता चला? तो जिसका छोटा मुंह वो छोटा एंगल, जिसका बड़ा मुंह वो क्या हो जाएगा? बड़ा एंगल। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं दो एंगल्स में कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। अगला फैक्ट है जो आपकी मदद करेगा क्वेश्चन को हल करने में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज करो। तो सबसे पहले जान लो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अपने आप बन जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि कोई अगर मान लीजिए टावर है, उसका ये टॉप है और नीचे से कोई देख रहा है तो उसका आई ऑफ साइट क्या होगा? यही ना, यही लाइन होगा ना, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अगर मान लीजिए एक टावर है सेम और ऊपर एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है और नीचे देख रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नहीं हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस है। तो आपको फिर यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसा, और फिर ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा आपका क्या? बताइए जल्दी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऊपर से जब कोई चीज नीचे देखे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। हाँ, मैंने क्या बताया अभी आपको कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में बदल दो तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो फिगर और लंबा नहीं बनाना पड़ता है, बन जाएगा वैसे भी, लेकिन फिगर लंबा बनाना पड़ेगा, एक और मतलब उसमें काम करना पड़ेगा फिगर पे। तो अभी क्या कर दो, ये थीटा हो जाएगा। तो देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल, और ये क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल। तो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। तो आराम से चेंज हो गया। अभी इस एंगल को भूल जाओ, अभी इस एंगल को लेकर के चलो, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। अब फिर बना लो क्वेश्चन को। तो मुझे लगता है कि मैंने आज कुछ फैक्ट्स बताएं। मैं एक बार उसका ये कर लेता हूँ। इसमें मैंने एक फैक्ट बताया था कि फिगर कैसे बनाए, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा था कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करें, है ना, ये भी फैक्ट था। और उसके बाद था कि अगर 2 एंगल्स हैं तो उसका कंपेयर कैसे करें, जो बड़ा मुंह होगा वो बड़ा एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 2 ट्रायंगल्स जो होते हैं वो 2 इक्वेशन को शो करते हैं, ये भी आपको बताया गया। उसके बाद बताया गया कि फैक्ट्स को फिगर में कैसे डिनोट करें,
स्टेटमेंट पढ़ करके बढ़िया तरीके से। और उसके बाद 2 ट्रायंगल होगा, वहाँ पर 2 इक्वेशन होगा, ये भी आपने जान लिया। और एक और जो लास्ट था वो था कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन कहीं दिया हुआ हो तो उसको चेंज कर दिया जाए किसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन में। ठीक है,